हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। और ये हमारे पास ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 है। और इसके पहले हमने एक प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाया हुआ है जिसमें आप सारे के सारे ज्योग्राफी का पेपर देख सकते हैं, जिसमें हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन बैंक का एनालिसिस करेंगे और जो प्रीवियस पेपर्स है उसमें से रिपीटेशन होने की जो संभावनाएँ हैं उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 6। इसमें टोटल हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप के सवाल यहाँ पे देख रहे होते हैं, कौन सवाल ज़्यादा आने की संभावनाएं होती है। अगर यहाँ पे शॉर्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो 2 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है डेफिनेशन टाइप वाले सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले आपका जो 2 मार्क्स में सवाल पूछे वाले सवाल है ये आपका आता है भारत में कृषि आधारित प्रमुख उद्योग कौन कौन है, या इसका परिभाषा भी कह सकता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर कि जो ऐसा क्षेत्र है जो कुल मिलाकर औद्योगिक क्षेत्र में निर्भर करता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं विनिर्माण उद्योग, यानी इसमें उत्पादन करने की जो प्रक्रिया है। और इस प्रकार के जो आधारभूत प्रमुख होते हैं यानी उद्योग होते हैं वो कृषि पर आधारित होते हैं, जैसे कि कपड़ा उद्योग, पटसन उद्योग, वस्त्र उद्योग, वनस्पति, चीनी, कागज इत्यादि। ये सारे ऐसे उद्योग हैं जो कृषि आधारित उद्योग हैं, यानी जब तक एग्रीकल्चर नहीं होगा तो इस प्रकार के जो उद्योग हैं आमतौर पे नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोग को ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद हमसे पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 4। ये आपके पास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपके पास डिस्क्रिप्टिव वाले में भी आ सकता है। हालांकि शॉर्ट आंसर टाइप में अगर पूछता है तो आप शॉर्ट में डायरेक्टली यहाँ पे आप मेन पॉइंट को लिखेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उद्योगों की अवस्थिति के लिए, यानी कि जो लोकेशन है, ठीक है, मतलब किसी भी इंडस्ट्री का जो लोकेशन है उसके लिए कौन कौन सी फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से चीज़ें हैं, कौन कौन से ह्यूमन फैक्टर्स हैं, मानवीय कारक ज़्यादा जरूरी होती हैं जो उसको प्रभावित करती है। तो सबसे पहले कह सकते हैं हम लोग जो सस्ते श्रमिक होते हैं उसका उपलब्ध होना। ठीक है, जो सस्ते श्रमिक होते हैं यानी जो लेबर होता है वो बड़े ही कम खर्च में लेबर हम लोग को मिल जाना चाहिए। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं चीप लेबर। ठीक है, चीप लेबर अवेलेबिलिटी, जहाँ पे सस्ते दर में मिलेगा। तो जहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा होता है जिस क्षेत्र का, चाहे आप राष्ट्र स्तर पे बात करें या स्थानीय स्तर पे बात करेंगे, वहाँ पे लोग कम ही कीमत पर यानी कम ही मजदूरी पर, कम ही सैलरी पर नौकरी करने को, काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं या जो विनिर्माण उद्योग है वो देखती है वहाँ पे सस्ता लेबर, और 2 प्रकार के वहाँ पे मतलब ह्यूमन रिसोर्स मिलना चाहिए। ठीक है, जो ह्यूमन रिसोर्स है यानी जो मानव संसाधन वो दोनों प्रकार के मिलना चाहिए। एक हमारे पास स्किल्ड लेबर भी चाहिए होगा जिनके पास टेक्नोलॉजी का नॉलेज है, और दूसरा हमारे पास नॉन स्किल्ड जिनके पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, वो बिल्कुल 3rd या 4th ग्रेड का कर्मचारी होंगे। ठीक है, तो ये हम लोग देख सकते हैं। उसके बाद दूसरा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो होता है संचार एवं परिवहन के साधन। संचार यानी क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे कम्युनिकेशन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा कम्युनिकेशन। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, तो ट्रांसपोर्ट की भी बहुत सुविधा होनी चाहिए ताकि रॉ मटेरियल, कच्चे पदार्थ को हम लोग कृषि क्षेत्र से उठाकर हम लोग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या जहाँ मिल वगैरह होता है, उद्योग होता है, वहाँ तक आसानी से ला सके। और उनके बीच जो वार्तालाप है वो संचार के माध्यम से बड़े ही सरलता, बड़े ही सुगमता और आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास संचार और परिवहन भी होना चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार इंडस्ट्री में, उद्योग में जो बने हुए जो पक्के पदार्थ होते हैं, जो फाइनल गुड्स होते हैं, ठीक है, अंतिम उत्पाद, उसको बाजार तक पहुंचाने में, या जो व्यवसाय होते हैं, ठीक है, व्यवसाय या व्यापार वहां तक पहुंचाने में मदद करे, तो उसके लिए हमें चाहिए परिवहन। और इंडस्ट्री को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, तो पूंजी एवं बैंक की सुविधाएं। पूंजी यानी कि कैपिटल, आपके पास कैपिटल पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, और अगर ये कैपिटल अपना खुद का नहीं है तो बैंक की सुविधा होना चाहिए जहां आसानी से आप जो है लोन ले सकते हैं। तो लोन भी कई प्रकार के लिए जा सकते हैं। तो आपको जब विनिर्माण स्थापित करना है, उद्योग स्थापित करना है, तो उसके लिए आपको बिजनेस या कमर्शियल लोन की सुविधा मिलती है। तो इस तरह की सुविधाएँ बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद हम लोग कह सकते हैं कि क्वालिटी हम लोग को ज़्यादा बेहतर जहाँ पे मिलेगा, क्वालिटी हम लोग को ज़्यादा जहाँ पर बेहतर मिलेगा वो हम लोग बात कर सकते हैं। उसके बाद 5वां नंबर में हम लोग बात कर सकते हैं बाजार की उपलब्धता। ठीक है,
मतलब जिस एरिया में इंडस्ट्री का लोकेशन है, उद्योग जहाँ पे स्थापित किया जा रहा है, वहाँ आसपास में बाजार है या नहीं। अगर बाजार ही नहीं होगा तो आप उत्पादन करने के बाद कहाँ पे अपने माल की सेलिंग करेंगे, बेचेंगे कहाँ। तो इसीलिए बाजार की उपलब्धता भी होना जरूरी है। तो यहाँ पे पहले से 3 पॉइंट लिखा हुआ था, हमने 2 पॉइंट यहाँ पे बोला ऐड कर देंगे। आप क्वालिटी भी आपको चेक करना पड़ेगा, यानी कि जो गुणवत्ता होती है वो भी मैटर करती है। किसी किसी जगह पे गुणवत्ता बहुत खराब होती है तो वहाँ पे इंडस्ट्री मतलब वहाँ पे टिक नहीं पाएगी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास है बाजार अगर सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्शन करेंगे, कितना भी अच्छा उत्पादन होगा, कोई फायदा नहीं है उसको बनाने का, ठीक है। उसके बाद हल्का उद्योग किसे कहते हैं, तो इसको हम लोग सीधी तौर पे कहते हैं जिसमें कम पूंजी लगेगा, जिसमें कम पूंजी लगता है, ठीक है। वैसा कोई भी व्यवसाय, वैसा कोई भी उद्योग, इसको हम लोग लघु उद्योग भी कहते हैं, ठीक है। लघु उद्योग यानी कि माइनर इंडस्ट्री। इसको भारत सरकार ने एमएसएमई का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। एमएसएमई का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे माइनर स्मॉल एंड मेजर एंटरप्राइजेस, ठीक है। माइनर स्मॉल एंड मेजर एंटरप्राइजेस, ठीक है। इस तरीका से हम लोग कह सकते हैं। फिलहाल हमारे भारत सरकार का एमएसएमई मिनिस्टर कौन है, तो बोलेंगे श्री जीतन राम मांझी, ठीक है। तो आपका हल्का उद्योग में कम लागत या कम पूंजी की जरूरत पड़ती है। जैसे मान के चलिए आप यहाँ पर बिजली का पंखा, सिलाई का मशीन, इस तरह के मान लीजिए आपके पास आप काम करते हैं, तो यहाँ पे बहुत कम एक तरीका से लागत लगता है। तो छोटे मोटे उद्योग कर सकते हैं, या फिर मसाले का फैक्ट्री कर सकते हैं छोटा सा, या मिठाई का बना सकते हैं, या फिर चाउमीन वगैरह का भी, जो भी हमारे पास चाइनीज फूड है उसका फैक्ट्री कर सकते हैं। रुई, मोमबत्ती, ये सारे किस में आएगा, तो लघु उद्योग का उदाहरण है, ठीक है। उसके साथ आपके पास शॉर्ट आंसर टाइप में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आप कह सकते हैं यहाँ पर कि आधारभूत उद्योग है क्या। सबसे पहले आप यहाँ पे देखेंगे आधारभूत उद्योग की जो परिभाषा वो क्या है, ठीक है। तो आधारभूत का मतलब क्या होता है, बेसिक या फंडामेंटल। जो बेसिक या फंडामेंटल उद्योग है, इंडस्ट्री है, वो क्या होता है, तो कह सकते हैं कि वैसा उद्योग जिन पर बाकी दूसरे उद्योग निर्भर रहते हैं। इनको हम लोग बुनियादी उद्योग के नाम से भी जानते हैं, जैसे लोहा का उद्योग हो गया, इस्पात का उद्योग हो गया, भारी भारी मशीन बनाने का, ये सारे इसी श्रम में, इसी तरीका का उद्योग की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास इस्पात बनेंगे, लोहा बनेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि वैसा उद्योग, यहाँ पे 2 तरीका से हम लोग कह सकते हैं। तो एक होता है उपभोक्ता उद्योग, मतलब ऐसा उद्योग जो वस्तु का उत्पादन, ठीक है, लोगों के उपभोग के लिए किया जा सकता है, ठीक है, लोगों का उपभोग के लिए डायरेक्टली, मतलब यहाँ पर किसी और चीज़ के लिए नहीं। जैसे मान के चलिए हम लोग को फैक्ट्री बनाना है, तो फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जगह चाहिए। तो जगह का निर्माण भी हम लोग को चाहिए, यानी कि कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, ठीक है। तो ये दूसरे इंडस्ट्री के लिए भी फायदेमंद होगा। लेकिन कुछ ऐसी भी हमारे पास कंपनियां होती है, ऐसे भी उद्योग होता है जो डायरेक्टली कंज्यूमर यानी उपभोक्ता तक पहुंचती है। जैसे कि दिल्ली दुग्ध योजना, दूध का उत्पादन, फाउंटेन पेन का उत्पादन, तो ये डायरेक्ट कहाँ जाता है, कस्टमर तक जाता है। इस पे कोई दूसरा भी उद्योग निर्भर नहीं रहता है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे उपभोक्ता उद्योग। उसके बाद आपके पास पूछा जा सकता है यहाँ पर, उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, ठीक है। जो उद्योग होते हैं वो पर्यावरण को कैसे, ठीक है, ये भी आपका भी इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3, कि कैसे उद्योग जो होते हैं पर्यावरण यानी कि एनवायरनमेंट को किस प्रकार से अफेक्ट करते हैं। तो कह सकते हैं कि उद्योग से मुख्यतः 4 प्रकार के प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन उसी को कहते हैं, या फिर साउंड पोल्यूशन यानी कि ध्वनि प्रदूषण। तो इस प्रकार से प्रदूषण हम लोग को मिलते हैं, ठीक है। तो उद्योग से पर्यावरण इस प्रकार से प्रदूषित होती है। जैसे आप देखेंगे तो उद्योग से निकलने वाली जो धुआं है, जो वायु है, जल है ना, ये क्या करेगा, तो वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि CO या SO2 इसकी मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, जिसके वजह से वायु में प्रदूषण फैलता है, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं जो अम्ल वर्षा के रूप में जब नीचे आएगी तो वो रोगों का कारण बनाएगी, ठीक है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि वायुमंडल कैसे प्रभावित होता है, तो वायु में धूल कण है, धुआं है, धुंध है ना, ये सारे हमारे एटमॉस्फेयर में यानी कि हमारे वायुमंडल में फैले हुए हैं, तो ये भी नुकसान हो सकता है। फिर प्रभावित कैसे करेंगे, तो कचरा, यहाँ पे जो कचरा निकलता है वो हमारे भूमि तथा मिट्टी को प्रदूषित करते हैं, यानी उसका जो फर्टिलिटी है, जो उसका उपजपन है ना, उसको क्या करते हैं, खत्म कर देती है, यानी उपजाऊ मिट्टी हमारी बर्बाद हो जाती है, ठीक है। फिर हम लोग कह सकते हैं कि जिस प्रकार पर्यावरण में अलग अलग दूसरे तत्व प्रदूषित होते हैं तो पूरा पर्यावरण ही क्या हो जाता है, क्षति हो जाती है। और उसके साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे
तो उसमें हमसे पूछा जाता है कि मशीनों की आवाज़ से, ठीक है, जो मशीन होती है उसके आवाज़ से क्या होती है, तो हम लोग कह सकते हैं ध्वनि प्रदूषण होता है, यानी कि साउंड पोल्यूशन। क्या हो जाएगा, साउंड पोल्यूशन। ठीक है, एक और यहाँ पे 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। उसमें ये आपका सवाल है कि भारत में जो कृषि आधारित उद्योग हैं, ठीक है, उनका भारत का अर्थव्यवस्था में यानी इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करता है वो लोग। ठीक है, जो भारत में जो कृषि आधारित यानी इंडस्ट्रियल बेस्ड इंडस्ट्री है या कह सकते हैं एग्रीकल्चरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो भारत की अर्थव्यवस्था में उनकी क्या भूमिका है, क्या महत्व है, हम लोग ये यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लिए। उसके साथ हम लोग यहाँ पर देखते हैं, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, सबसे पहले परिभाषा हमने आपको बताया, उसके बाद लिख सकते हैं इसका महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व ये है कि दैनिक जीवन में जो काम में आने वाली वस्तुएं हैं, है ना, या कह सकते हैं जो दूसरी वस्तुएं हैं, तो सारे एक दूसरे पे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। ठीक है, जो दूसरी वस्तुएं भी होती है एक दूसरे पे निर्भर होती है, तो वैसी वस्तुओं का भी यहाँ पे निर्माण किया जाता है। जो लोगों की जो डेली यूज की सामग्रियां हैं, जो वस्तुएं हैं, उनको ये क्या करेगा, पूर्ति कर सकता है, यानी उसको प्रॉपर अमाउंट में सप्लाई किया जा सकता है। दूसरा क्या है कि भारत हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है। ठीक है, मतलब यहाँ पे अधिकांश लोग अभी भी जो है हमारे पास कृषि क्षेत्र से संबंधित है और कृषि पे डायरेक्टली जो है प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होते हैं। तो इसलिए कह सकते हैं कि जो कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनका एक अपना महत्व है। कच्चे माल जो है पूरे देश में हमारे पास है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जो हमारे पास सिर्फ अपने देश में ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे हमारे पास कच्चे माल हैं जिनका हम लोग प्रयोग करते हैं निर्यात करने में, यानी कि दूसरे देशों में हम लोग बेचते हैं और वहाँ से मुनाफा कमाते हैं, फ़ायदा कमाते हैं, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके साथ आप बात करेंगे तो यहाँ पर आपके पास जो क्वेश्चन आपके पास होता है वो 3 और 4 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आप लघु उत्तरीय में अगर बात करते हैं, ठीक है, तो लघु उत्तरीय आपका होता है फिनिश। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर 5 मार्क्स के लिए, जो आपके पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, वो बोर्ड एग्जामिनेशन में जो पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहले तो यही पूछा जाता है यहाँ पर, ठीक है, कि जो समन्वित इस्पात उद्योग होते हैं, ठीक है, वो मिनी इस्पात, तो मिनी का मतलब क्या होता है, माइनर, मिनी का मतलब क्या होता है, माइनर, जो स्मॉल स्केल पे होते हैं, माइनर स्केल में होते हैं। ठीक है, तो दोनों में अंतर क्या होता है, अभी हमने आपको बताया था एमएसएमई मतलब माइनर स्मॉल एंड मेजर इंटरप्राइजेस, माइनर स्मॉल एंड मेजर इंटरप्राइजेस। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं तो ये जो इस्पात होता है इस तरह उद्योगों में भिन्न होता है। और इन उद्योगों की क्या क्या समस्याएं होती है, इन उद्योगों को सुधारा कैसे जा सकता है, इनके अंदर कैसी उत्पादन क्षमता बड़ी है, हम लोग ये बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो हम लोग तुलना कर लेते हैं, यहाँ पे अंतर क्या होता है। तो कभी कंपेयर करने वाला या यहाँ पे डिफरेंस लिखने वाला सवाल आता है तो आप कहेंगे जो समन्वित उद्योग होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं, ठीक है, जबकि मिनी इस्पात उद्योग क्या होता है, छोटा होता है। और एक चीज़ आपको यहाँ पे और बता दो कि अगर मान लीजिए यहाँ पर स्टील आपको बनाना है तो स्टील बनाने के लिए सबसे ज़्यादा, अगर मान लीजिए क्वालिटी वाला कॉस्ट अगर स्टील बनाना है तो उसमें निकेल का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जबकि सस्ता स्टील अगर आपको बनाना है तो क्रोमियम का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, निकेल, ये आप साइंस में पढ़े भी होंगे, निकेल, ठीक है, 28 एटॉमिक नंबर होता है इसका और क्रोमियम का 24 होता है। ठीक है, तो आपने इसको साइंस में पढ़ा होगा। तो अगर बहुमूल्य स्टील बनाना है, महंगा स्टील बनाना है, ठीक है, क्वालिटी वाला, टिकाऊ, ड्यूरेबल, तो उसके लिए हम लोग निकेल का प्रयोग देखते हैं, जबकि सस्ते स्टीलों में आमतौर पर क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और ये होता है जंग रोधी बनाने के लिए। ठीक है, मजबूत बनाने के लिए अगर बात करेंगे तो कार्बन का मिक्सिंग किया जाता है, लेकिन जंग रोधी बनाने की बात करेंगे तो निकेल या क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे जो समन्वित उद्योग होते हैं इसमें सभी कार्य कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, बहुत ही मतलब मेहनत का काम होते हैं, अलग अलग लेवल पे होते हैं, जबकि हम कह सकते हैं कि जो मिनी इस्पात उद्योग होते हैं बड़ा ही आसान होते हैं, सस्ते होते हैं। मिनी इस्पात उद्योग में क्या होता है, रद्दी इस्पात कह सकते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग आमतौर पर कह सकते हैं छोटे छोटे चीज़ों का निर्माण किया जाता है, जबकि जो समन्वित इस्पात होते हैं वहाँ पर बड़े बड़े कारखाने लगाने जरूरी होते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप बात करेंगे तो समन्वित इस्पात में क्या होता है, सभी प्रकार का इस्पात तैयार किया जाता है, लो क्वालिटी, हाई क्वालिटी, डिग्रेडेबल, उसके साथ हम लोग कह सकते हैं ड्यूरेबल, एक्सपेंसिव, तो सारे तरह के हम लोग को यहाँ पर समन्वित इस्पात कारखाने में मिल जाएंगे। जबकि हम लोग मिनी इस्पात कारखाना की बात करेंगे तो वहाँ पर जो सस्ते या जो मिश्रित होते हैं, जो सॉफ्ट, मृदु का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट, और मिश्रित का मतलब क्या होता है, जो मिक्स होता है। ठीक है,
तो इस प्रकार के इस्पात हम लोगों को कहाँ मिलेंगे, मिनी इस्पात कारखाना मिलेंगे, ठीक है। जबकि अगर आप समन्वित इस्पात कारखाने की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सभी प्रकार का इस्पात मिल सकता है। अब इनमें समस्या क्या है, इसकी समस्या हम लोग देख सकते हैं। तो समस्या इनमें सबसे पहले अगर हम लोग बात करेंगे तो मुख्य समस्या ये है कि इनको बड़े बड़े जो देश हैं, ठीक है, उनसे यहाँ पर कंपटीशन करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं, सस्ते दाम पर कच्चे माल से वो लोग क्या करेंगे, इस्पात का वो लोग क्या करते हैं, तैयारी करते हैं, निर्माण कर देते हैं, जबकि हम लोग को महंगा खर्चा लगता है। तो जब महंगा खर्चा लगता है तो महंगे दाम में बेचना पड़ेगा, तो महंगा दाम में कोई खरीदेगा नहीं, तो सस्ती दाम में जो होगी वो बिक जाएंगी, यानी बाहरी देश जो है सस्ते दाम में इसको बेचेंगे, ज़्यादा मुनाफा कमाएंगे। तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि बाहरी दूसरे देशों के साथ वैश्वीकरण होने की वजह से प्रतिस्पर्धा बढ़ चुका है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास उच्च लागत है ना, हमारे पास जो कॉस्ट लगता है, जो लागत मूल्य होता है वो ज़्यादा होता है, जबकि हमारे पास कोकिंग कोयल जो होता है सीमित उपलब्धि है, ठीक है। दूसरी अगर हम लोग बात करेंगे तो इनका स्ट्रक्चर हम लोग बात करते हैं, जो संरचना होती है, ठीक है, तो इनमें कई तरह की रुकावटें होती है, जबकि बाहरी विदेशी कंपनियों में इस तरह की रुकावट देखने को नहीं मिलती है। फिर अगर हम लोग बात करेंगे तो कम श्रमिक उत्पादकता है ना, भी एक समस्या है। मतलब क्या है कि हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी है, जो लेबर प्रोडक्टिविटी, वो बहुत कम होती है इस तरह के सेक्टर्स के लिए। उसके बाद हमारे पास क्या है, ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति। ऊर्जा हम जानते हैं कि हमारे पास जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी होती है, उसी पे निर्भर सारे हमारे पास उद्योग चल रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो उद्योग जब स्थापित होते हैं तो कभी कभी बिजली का सप्लाई हमारे पास सही तरीका से, सही मात्रा में और सही ढंग से और सही समय पे नहीं हो पाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इरेगुलर सप्लाई, यानी कि अनियमित रूप से आपूर्ति, ठीक है। तो इसके वजह से भी क्या होता है, तो कह सकते हैं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, ठीक है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इस तरह की मुख्य समस्याएं हैं। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछता है यहाँ पर कि बताना है कि उद्योग जो है पर्यावरण निम्नीकरण को, ठीक है, कम करने के लिए कौन कौन से उपाय किए हैं, ठीक है, उद्योग के द्वारा किस तरह के जो उपाय हैं किया गया है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले अगर यहाँ पे पढ़ते हैं तो हम लोग देखेंगे निम्नलिखित है, ठीक है, हमारे पास एक एक नहीं है, बहुत सारे हैं। तो इसमें अगर पहला आप अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास है जल शक्ति का प्रयोग, दूसरा हमारे पास है तापीय बिजली, तीसरा हमारे पास कारखाना में नगरों से दूर ले जाना, ठीक है, और चौथा है प्रदूषण को जल के नदियों में छोड़ने से, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं क्या क्या उपाय है। तो सबसे पहले क्या है कि जल शक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जल शक्ति का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार से जो बिजली का प्रयोग करेंगे तो इसमें क्या होता है कि वातावरण में कम धुआं जाएगा, जिससे वातावरण काफ़ी शुद्ध रहेगा, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है वो काफ़ी शुद्ध रहेगा। तो हम लोग एक तरीका से कह सकते हैं कि हमारे पास अच्छा उपाय है जो उद्योग के द्वारा किया जाता है। दूसरा क्या है यहाँ पर, तापीय बिजली पैदा, ठीक है, तापीय यानी कि हीट एनर्जी, इसका प्रयोग। तो वैज्ञानिकों का ऐसा ही सुझाव है। इससे क्या होता है कि उत्तम श्रेणी का कोयला का प्रयोग करना है। जैसे उत्तम श्रेणी में अगर आप बात करेंगे तो एंथ्रासाइट आता है, ठीक है, ये आपका आता है एंथ्रासाइट, जो हमने इसके पिछले चैप्टर में जहाँ पे हमने आपको खनिज और अयस्क के बारे में पढ़ाया, वहाँ पे हमने बताया हुआ था कि बेस्ट क्वालिटी जो होता है आपका एंथ्रासाइट का होता है। इसमें कार्बन कंटेंट 65% से ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, 65% से ज़्यादा। ये मैंने मिनिमम बोला 65%, लेकिन 65, 70, 80 इस तरह से मात्रा में पाया जाता है। और सबसे कम क्वालिटी में जो कार्बन पाया जाता है वो आपका होता है पीट। ऐसे कोयला का 4 प्रकार होते हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में आपको पढ़ाया था। तो कोयला का 4 प्रकार में सबसे जो खराब क्वालिटी का कोयला होता है वो होता है पीट, और सबसे अच्छा क्वालिटी का जो कोयला माना जाता है वो होता है आपका एंथ्रासाइट, ठीक है। तो अच्छा क्वालिटी अगर मान लीजिए आप कोयले का प्रयोग करते हैं तो धुआं कम निकलेगा और नुकसान कम होगा, वातावरण को प्रदूषण भी कम होगा। तो इस तरह की जो उपाय हैं उद्योग के द्वारा किए गए हैं। उसके बाद तीसरा अगर बात करेंगे आप, तीसरा उपाय, तो जो जहाँ पे शहरी इलाका, जहाँ पे ज़्यादा आबादी है, ठीक है, जहाँ की जो आबादी है ज़्यादा है, ठीक है, घनी आबादी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, वहाँ से दूर जितने भी हमारे पास फैक्ट्रियाँ हैं, जितने भी जहरीली गैस छोड़ने वाली, धुआं छोड़ने वाली कंपनियाँ हैं, उनको शहर से दूर रखना है ताकि वो शहर को प्रदूषित ना कर सके, ठीक है, ये हम लोग कह सकते हैं।
इसके लिए हमारे जो माननीय उच्च न्यायालय है, ठीक है, हाई कोर्ट है, उन्होंने भी सुझाव दिया है और उन्होंने भी जो है सरकार को आदेश दिया हुआ है कि जितने भी प्रदूषण फैलाने वाली जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्री है, जो उद्योग हैं, उनको शहर से काफ़ी दूर, शहर की जो सीमाएं हैं, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिसको आप नगर निगम कहते हैं, ठीक है, तो नगर निगम की जो सीमाएं हैं, जो बाउंड्री लाइन है, उससे बाहर उसको ले जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने और क्या उपाय किए हैं, तो उसके बाद उन्होंने उपाय किया हुआ है कि जो प्रदूषित जल होते हैं, ठीक है, जो प्रदूषित जल होते हैं, ठीक है, तो प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले, ठीक है, प्रदूषित जल को नदियों में छोड़ने से पहले जल को उपचारित करना होगा ताकि वहाँ पर प्रदूषण में नियंत्रण किया जा सके। ऐसे ही आप अगर प्रदूषित जल को अगर छोड़ देते हैं नदियों में, फैक्ट्रियों से निकलता हुआ, तो नदियाँ प्रदूषित हो जाएगी, बड़े के बड़े जो समुद्र होते हैं ये सारी प्रदूषित हो जाएगी, यानी ये जल प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। तो फैक्ट्रियों के द्वारा ये उपाय किया जाता है या ऐसा करना चाहिए। उसके बाद क्या है, प्रदूषित जल का रिसाइकलिंग करना, पुनः चक्रीय, ठीक है, इससे होता क्या है कि अगर हम लोग पुनः चक्रित हम लोग करेंगे तो बार बार प्रयोग में ला सकते हैं, साफ कर सकते हैं। अब ऐसे में क्या होता है कि नदियों और आसपास की भूमि का जो प्रदूषण होता है ना, वो काफ़ी हद तक रुक जाएगा। तो जल का जो पुनः चक्रण है, वाटर साइकिल, वाटर को रिसाइकलिंग करने की जो प्रोसेस है, हमें अपनाना है। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करेंगे तो कठोर नियमों के पास, ठीक है, कठोर नियमों के पास किए जाने की आवश्यकता। वैसा उद्योग जो उपयुक्त उपचारों को ना अपनाए, ठीक है, तो उनके विरुद्ध हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है और उन्हें आसपास के वातावरण को खराब करने नहीं देना चाहिए। ठीक है, और इस तरह के नियम भी बनाए गए हैं कि जो इस तरह के लोग नहीं मानेंगे उनको भारी जुर्माना, ठीक है, भारी जुर्माने का भी प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि जो जनसाधारण, जो आम जनता है, उसका स्वास्थ्य के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ न हो। तो हम लोग देख सकते हैं कि इस प्रकार से इंडस्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा यहाँ पर मतलब उपाय किए जा सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और सवाल यहाँ पे देखेंगे जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार ये सवाल बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट हुआ है। इसमें सवाल ये है कि जो भारतीय कॉटन इंडस्ट्री है, जो सूती वस्त्र उद्योग है, उनको किन तरह के चैलेंजेस, किस तरह के जो प्रॉब्लम्स है, जो समस्याएं हैं, उससे झेलना पड़ रहा है। ठीक है, और उसके साथ ही साथ हमको ये भी बताना है कि इस तरह की समस्याओं में आखिर किस प्रकार का है ना, हम लोग किस तरह से हल इसको कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो सूती वस्त्र उद्योग होते हैं, ठीक है, तो उसमें पहला समस्या ये है, तकनीकी है। ठीक है, जो हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो तकनीक है, बहुत पुरानी हो चुकी है, बहुत ऑब्सोल्यूट हो चुकी है, मतलब बेकार हो चुकी है। दूसरा क्या है कि जो सूती कपड़े की जो मिल है वो भी पुरानी हो चुकी है, जिस कारण मिलें भी पुरानी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी पुरानी हो चुकी है, जिससे क्या होता है उसको बहुत खर्च आता है। भवन है, मशीनरी है ना, जो जीर्ण अवस्था में, बड़े खराब अवस्था में है। तो जब खराब अवस्था में हमारे पास जो पूंजी होंगी, मशीनें होंगी, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि उत्पादन क्षमता में इसका डायरेक्ट असर पड़ता है और उत्पादन का खर्चा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो ये समस्या हमारे साथ है। उसके साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो उसके बाद हम लोग देखेंगे तीसरा हमारे पास समस्या क्या है। तो तीसरा हमारे पास समस्या है वस्त्र उद्योग में, ठीक है, कि हमारे देश में जो भी पैदा होने वाले कपास है, ठीक है, वो लंबे रेशे वाले नहीं है। इसीलिए लंबे रेशे वाली जो कपास है हम लोग को विदेशी, खास करके एक देश का नाम है मिस्र, ठीक है, ऐसे झारखंड नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा जो है कह सकते हैं कपास का उत्पादन गुजरात वाले जो क्षेत्र होते हैं वहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है, जो समुद्री कोस्टल तटीय क्षेत्र है। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे तो भारत में उच्च क्वालिटी का जो लंबे रेशे वाली जो कपास है आमतौर पे बहुत कम मिलती है या क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। ठीक है, तो जो हमारे पास मिलती है वो छोटे रेशे वाली कपास मिलती है, तो उसका प्रयोग जो होता है हम लोग जब करते हैं तो उसको हम लोग को विदेश से मंगाना पड़ता है। खास करके जो कपास का खेती के लिए जो बहुत ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो देश है वो आता है मिस्र, तो हमें वहाँ से इंपोर्ट करना पड़ता है ना। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है, आयात करना, यानी कि महंगे कीमतों पर दूसरे देशों से हम लोग उसको आयात करते हैं, मंगाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा जो उत्पादन की जो खर्चा होती है वो बढ़ जाती है। तो समस्याओं को हल करने का उपाय क्या है, जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो हमारे पास जो ट्रीटमेंट है, किस प्रकार से आखिर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं,
तो हम लोग इसको जो है सही कर सकते हैं। इस तरह का विभिन्न तरह की जो समस्याएं हैं उससे हम लोग क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है कि हमें पुरानी तकनीक में सुधार करके, ठीक है, जो पुराना टेक्नोलॉजी है उसमें हम लोग क्या करेंगे, सुधार करेंगे और सूती वस्त्र बनाने के न्यूनतम तकनीक को अपनाना चाहिए। नया नया टेक्नोलॉजी पाना है, नए नए कारखाने होने चाहिए, नए नए कपड़े मिल होने चाहिए, ठीक है, और फिजूल खर्चा को भी रोकना है। और हमारे पास बिजली का उपलब्धता भी सही मात्रा में होना चाहिए। और साथ ही साथ जो कारीगर है, मतलब कारीगर इतने हमारे पास क्वालिटी वाले होने चाहिए, स्किल्ड लेबर होने चाहिए, ठीक है, जिससे हमारे पास उच्च क्वालिटी का हमारे पास कपड़े उद्योग के रूप में विकसित हो सके और खर्चा हमारे पास कम आ सके। उसके साथ हम लोग कह सकते हैं कि अपने देश में लंबा रेशा जो हम लोग आमतौर पे मिस्र से मंगवाते हैं, आयातित कराते हैं, उस प्रकार का जो लंबी रेशे हैं उस तरह की कपास का उत्पादन हमारे भारत में करना होगा, ताकि विदेशी मुद्रा की बचत के साथ साथ कपड़ा भी बढ़िया बनाया जा सकता है, ठीक है। तो हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि इस तरह से हमारे पास जो भारतीय सूती उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, उसको हम लोग सही तरीका से अगर मान लीजिए समस्याओं से निपटारा करना चाहते हैं तो इस तरीका से हम लोग उपाय सुझा सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को यहाँ पर डिस्कस किया, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे फिनिश हुआ, जिसमें हम लोगों ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखा। और इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें PYQ, उसके साथ साथ आपके पास मॉक पेपर के बेसिस पे जो मॉडल पेपर आता है उसका भी हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, और कौन से क्वेश्चन आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका सिलेक्शन किया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को यहाँ पे फिनिश करते हैं, ठीक है। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करेंगे। आज हम लोग इस वीडियो को यहाँ पे करेंगे फिनिश। आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।